जय बाबा केदारनाथ। सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 2024 में कैसे सभी भक्त केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं। कब केदारनाथ के कपाट खुलने वाले हैं 2024 में, रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कैसे होगी, कैसे आपको यात्रा पे जाना है, यात्रा पे कितना खर्च आने वाला है, केदारनाथ की यात्रा में खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं मिलने वाली हैं। केदारनाथ मंदिर पहुंचने के बाद वहां पे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में आपको केदारनाथ मंदिर के पास रुकने की क्या व्यवस्थाएं मिलने वाली हैं। जो गवर्नमेंट के द्वारा व्यवस्थाएं की जाती हैं जिसे कि GMVN के नाम से जाना जाता है, तो इनकी जो डोरमेट्री बनी होती है आप इनमें कैसे नाइट स्टे कर सकते हैं, और आखिर में ये भी बताएंगे आप कैसे कम खर्च में बाबा केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर कब खुलेंगे 2024 में बाबा केदारनाथ धाम के कपाट, और कब से शुरू होगी बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा। तो बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा हर साल अक्षय तृतीया के दिन से शुरू हो जाती है, या कभी कभी अक्षय तृतीया के एक दिन बाद बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होती है। तो इस बार अक्षय तृतीया का जो दिन पड़ रहा है वो पड़ रहा है 10 मई। 10 मई को अक्षय तृतीया है, तो 11 मई को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे, और इसका जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है वो होता है महाशिवरात्रि के दिन। तो इस बार जो महाशिवरात्रि का दिन पड़ रहा है वो पड़ रहा है 8 मार्च को। तो 8 मार्च को पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएगा कि कब से यात्रा शुरू होगी। तो जो भक्त बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की सेरेमनी में शामिल होना चाहते हैं वो 8 मार्च तक का वेट कर लें, उसके बाद अपनी टिकट का रिजर्वेशन कराएं, अपनी फ्लाइट का टिकट कराएं। जो भक्त ओपनिंग सेरेमनी में नहीं शामिल होना चाहते हैं बाबा केदारनाथ धाम की कपाट खुलने की, वो भक्त 11 मई के बाद कभी भी अपनी यात्रा प्लान कर सकते हैं। मतलब 11 मई के बाद 100+1% बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। अब बात करते हैं केदारनाथ यात्रा पे जाने वाले भक्तों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो आखिर रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कब होगी और कैसे होगी। तो जैसे ही 8 मार्च को बाबा केदारनाथ धाम कपाट खुलने का ऑफिशियल तरीके से नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक उसके 1 से 2 दिन बाद ही यात्रा का रजिस्ट्रेशन भी केदारनाथ यात्रा का चालू हो जाएगा, जिसके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से प्रक्रिया चालू की जाती है। अगर आप ऑनलाइन तरीके से जाना चाहते हैं, ऑनलाइन तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आप इस वेबसाइट पे जाके अपनी यात्रा का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन तरीके से हरिद्वार में, ऋषिकेश में भी यात्रा काउंटर बनाए जाते हैं, जहां पे जाके आप अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कपाट कब खुलने वाले और रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। अब बात आती है आखिर आपको कैसे करनी है केदारनाथ यात्रा 2024 में, और आपको कोई समस्या भी ना आए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं कि केदारनाथ की यात्रा आपको कब करनी चाहिए। तो जैसा आप सबको पता है केदारनाथ की यात्रा 6 महीने चालू रहती है और 6 महीने बंद रहती है। अप्रैल मई में बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलते हैं, और दीपावली के 2 दिन बाद भैया दूज को केदारनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं। तो जो यात्रा की शुरुआती समय होता है, इस समय यात्रा पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और इस समय बरसात भी आपको नहीं देखने को मिलने वाली है। और जुलाई अगस्त का जो महीना होता है, इस समय जो वेदर होता है काफ़ी खतरनाक हो जाता है बाबा केदारनाथ धाम के लिए। तो इस समय आपको अपनी यात्रा नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा सितंबर अक्टूबर में आप बहुत अच्छे से बहुत कम बजट में अपनी यात्रा कर सकते हैं। अगर आप भीड़ भाड़ में यात्रा करना पसंद करते हैं तो फिर आपको मई जून में अपनी यात्रा करनी चाहिए। अगर आप आराम पूर्वक अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो फिर आपको सितंबर अक्टूबर में अपनी केदारनाथ की यात्रा प्लान करनी चाहिए। केदारनाथ यात्रा की शुरुआत होती है मुख्य रूप से हरिद्वार, ऋषिकेश, और जो लोग फ्लाइट से अपनी यात्रा करते हैं वो पहुंचते हैं देहरादून, क्योंकि केदारनाथ यात्रा के लिए सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है देहरादून में। लेकिन जो लोग बाय ट्रेन बाय रोड जिनको जाना हो तो सबसे पहले हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचते हैं, और यहीं से मुख्य रूप से केदारनाथ की यात्रा की शुरुआत होती है। तो अगर आप भी 2024 में केदारनाथ की यात्रा पे आना चाहते हैं तो बाई ट्रेन आपको आ जाना है ऋषिकेश या फिर हरिद्वार। अभी मैं हरिद्वार को मेन पॉइंट मान के चलो, तो जब आप हरिद्वार पहुंच जाएंगे तो हरिद्वार से ही आपको आगे जाना है सोनप्रयाग, जो कि हरिद्वार से लगभग 240 किलोमीटर के आसपास है। हरिद्वार से बहुत सारी बसें सुबह सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए जाती हैं, जिनकी टिकट आपको 500 रुपए से लेकर 600 रुपए के आसपास पड़ने वाली है 2024 में। और अगर आप पहले से ऑनलाइन तरीके से बस की टिकट करना चाहते तो आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से कर सकते हैं। मैं किसी भी एप्लीकेशन का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको नाम बता रहा हूं, जैसे कि मैक माई ट्रिप और रेड बस से आप टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको 200 रुपए से लेकर 300 रुपए ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। तो आप बाई बस पहुंच जाएंगे सोनप्रयाग। इसके अलावा बहुत से भक्त होते हैं जो ग्रुप में ट्रेवल करते हैं, मतलब 5 से 6 लोग, 7 लोग, 4 लोग। तो इसके लिए केदारनाथ यात्रा के लिए हरिद्वार में बहुत सारी ट्रेवल एजेंसियां भी बनी हुई।
जहां पहुंचने के बाद अगर आप प्राइवेट टैक्सी करके अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो आप प्राइवेट टैक्सी करके भी यात्रा कर सकते हैं। अगर आप 5 सीटर कार की बात करें तो इसके लिए आपको लगभग 15,000 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा सिर्फ केदारनाथ यात्रा के लिए। और अगर आप 7 सीटर कार करके केदारनाथ यात्रा 2024 में करने वाले तो इसके लिए आपको 17,000 रुपए से लेकर 18,000 के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा। और आपको एक नाइट का स्टे भी हरिद्वार में करना पड़ेगा। अगर आप दोपहर तक भी हरिद्वार पहुंचते हैं तो दोपहर के पहुंचने के बाद आप एक नाइट का स्टे करिए हरिद्वार में, हरिद्वार थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करिए और दूसरे दिन सुबह सुबह अपनी केदारनाथ यात्रा की शुरुआत करिए बाई बस या फिर प्राइवेट टैक्सी करने के बाद, और शाम तक आप लोग पहुंच जाएंगे सोनप्रयाग। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग। अब बात आती है सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आपको 2024 में रुकने की क्या व्यवस्थाएं मिलने वाली। तो जैसे ही आप सोनप्रयाग पहुंचेंगे तो सोनप्रयाग में ही आपको बस ड्रॉप कर देगी और टैक्सी भी आपको सोनप्रयाग में ड्रॉप कर देगी। और कुछ भक्त होते हैं जो अपनी बाइक या फिर कार लेके सोनप्रयाग तक जाना चाहते हैं तो सोनप्रयाग तक आप अपनी बाइक और कार लेके बहुत आसानी से जा सकते हैं। सोनप्रयाग में ही बहुत बड़ा पार्किंग स्टैंड बना हुआ है जहां पे आप अपनी बाइक और कार पार्किंग में लगा सकते हैं। अगर चार्जेस की बात करें तो बाइक के लिए आपको करीब 50 रुपए 12 घंटे का चार्ज देना पड़ेगा और अगर आप कार लेके जाते हैं तो 100 रुपए आपको 12 घंटे के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। अब बात करते हैं रुकने के लिए। तो जब आप सोनप्रयाग पहुंचेंगे तो आपको सोनप्रयाग में बहुत सारे छोटे छोटे होटल और गेस्ट हाउस देखने को मिल जाएंगे जहां पे आपको रूम की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। अब बात आती है यहाँ पे चार्जेस की। तो बहुत से लोग आपको बताते हैं कि पीक सीजन में भीड़ ज्यादा होती है तब रूम के चार्जेस ज्यादा होते हैं और सितंबर अक्टूबर में चार्जेस कम होते हैं। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप सोनप्रयाग पहुंचेंगे आपको सोनप्रयाग में बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है तो आप समझ लीजिए कि रूम के जो चार्जेस हैं आपको बहुत ज्यादा देने पड़ सकते हैं। मतलब 3,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक भी आपको चार्ज देने पड़ सकते हैं। और अगर भीड़ कम है तो आपको रूम बहुत आसानी से 1,500 रुपए से लेकर 2,000 में भी उपलब्ध हो जाएगा। ये मई जून में भी ये चीज लागू होती है और सितंबर अक्टूबर में भी ये चीज लागू होती है। अगर भीड़ बहुत ज्यादा है तो आपको रूम का चार्ज देना पड़ेगा ज्यादा और अगर भीड़ कम है तो आपको रूम को चार्ज कम देना पड़ेगा। इसके अलावा जब आप पहुंचते हैं सोनप्रयाग तो आपको बहुत बड़े बड़े हाल देखने को मिल जाते हैं जो पूरे पूरे हाल में सिर्फ डोरमेट्री की सुविधा उपलब्ध होती है। तो आप डोरमेट्री में भी नाइट स्टे कर सकते हैं। सबसे बजट में अगर आप रुकना चाहते हैं तो आपको डोरमेट्री का ही सहारा लेना है। 300 रुपए से लेकर 400 रुपए में आपको डोरमेट्री की सुविधा बहुत आसानी से मिल जाती है। अब यहाँ पे एक सवाल होता है भक्तों को, डोरमेट्री में रुकने के बाद उनके पास जो एक्स्ट्रा सामान है वो लेके कहाँ जाएंगे। तो जब आप आगे अपनी यात्रा करेंगे जितना भी एक्स्ट्रा सामान है आपके साथ वो जहां पे आप डोरमेट्री में रुकेंगे वहीं पे वो लोग क्लॉक रूम की भी सुविधा रखते हैं। तो आपको सारा सामान क्लॉक रूम में ही सबमिट कर देना, जिसके लिए आपको अगर आप ट्रॉली बैग लेके जाते हैं तो उसके लिए आपको 100 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ता है, वो भी 48 घंटे के लिए। तो आपको अपना सारा सामान यहीं पे सबमिट कर देना तभी आगे यात्रा करनी। तो जिस दिन आप सोनप्रयाग पहुंचेंगे आपको सोनप्रयाग में एक नाइट का स्टे करना है। एक नाइट का स्टे करने के बाद आपको दूसरे दिन सुबह सुबह जाना है केदारनाथ धाम तक। तो दूसरे दिन आपको सुबह सुबह उठ जाना है। उठने के बाद आपको जाना है सबसे पहले गौरीकुंड। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी लगभग 5 किलोमीटर के आसपास की। गौरीकुंड तक आप अपना कन्वेंस लेके नहीं जा सकते हैं, कोई बस भी नहीं जाती। वहां के जो लोग हैं उन्हीं की टैक्सियां चलती हैं जिसमें प्रति व्यक्ति के हिसाब से आपको 50 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। 50 रुपए का चार्ज देकर आप पहुंच जाते हैं सोनप्रयाग से गौरीकुंड। गौरीकुंड से ही बाबा केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा की शुरुआत होती है और यहीं से बहुत से लोग जो पैदल यात्रा नहीं कर पाते वो घोड़े खच्चर पालकी से भी अपनी यात्रा करते हैं। इसके अलावा केदारनाथ यात्रा में हेलीकॉप्टर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन हेलीकॉप्टर के बारे में आपसे वीडियो में सबसे आखिर में डिस्कस करने वाले। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गौरीकुंड। गौरीकुंड से बहुत से भक्त पैदल अपनी यात्रा करते हैं। तो अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो आप 8 से 10 घंटे में पैदल यात्रा करके बाबा केदारनाथ धाम तक जा सकते हैं। और घोड़े खच्चर के चार्जेस की बात करें तो भाई घोड़े खच्चर का जो चार्ज होता है वो 2450 रुपए गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया है। लेकिन अगर वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा है तो घोड़े खच्चर वाले भी आपसे इसके लिए 3,000 रुपए से लेकर 3,500 रुपए के आसपास चार्ज मांगते हैं। लेकिन आपको 3,500 से लेकर 4,000 रुपए का चार्ज नहीं देना है, आपको 2,450 रुपए ही देने। इसके लिए वहीं पे गवर्नमेंट के द्वारा प्रीपेड काउंटर घोड़े खच्चर जिसको चाहिए उसके लिए बनाए गए। तो आपको प्रीपेड काउंटर से घोड़े खच्चर की सुविधा लेनी। और अगर पालकी की बात करें तो पालकी में आपको 13,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा। तो अभी हम लोग गौरीकुंड से आगे चलें। गौरीकुंड में यात्रा शुरू करने से पहले गौरीकुंड में ही एक गौरीकुंड बना हो जिसका पानी हमेशा गर्म रहता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्नान वगैरह भी कर सकते हैं। और यही गौरीकुंड में गौरी माता मंदिर भी बना हुआ है। तो अगर आप चाहें तो गौरी माता मंदिर में जाके दर्शन भी कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद आप अपनी यात्रा की यहाँ से शुरुआत करिएगा। गौरीकुंड से यात्रा शुरू करने के बाद जब आप पूरे रास्ते आते तो आपको जगह जगह छोटे छोटे होटल, छोटे छोटे वॉशरूम, इसके अलावा नींबू पानी, मतलब आपको रास्ते भर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। हर तरीके की सुविधाएं आपको पूरे रास्ते में देखने को मिलने वाली हैं। आप छोटी लिंचौली, बड़ी लिंचौली, रामबाड़ा होते हुए पहुंच जाएंगे
बेस कैंप वही जगह है जहां पे बाबा केदारनाथ धाम आने वाले भक्तों को रुकने का इंतजाम किया जाता है और बेस कैंप से बाबा केदारनाथ मंदिर की दूरी है 1 किलोमीटर। तो बेस कैंप पे जो रुकने की व्यवस्थाएं की जाती है, यहाँ पे आपको सिर्फ टेंट की सुविधा देखने को मिलने वाली है। बेस कैंप में कोई भी होटल नहीं बना हुआ। अगर आप बेस कैंप में रुकना चाहते हो तो यहाँ पे आपको 500 रुपए से लेकर 600 रुपए में प्रति व्यक्ति के हिसाब से टेंट में रुकने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इसकी बुकिंग आप वहां पहुंचने के बाद भी कर सकते हैं और GMVN मतलब गढ़वाल मंडल निगम लिमिटेड के द्वारा भी यहाँ पे बहुत सारे टेंट लगाए जाते हैं, तो इन्हीं टेंट में आप रुक सकते हैं। तो इसकी बुकिंग भी आप जाके इस वेबसाइट पे पहले से ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसकी बुकिंग की शुरुआत भी जैसे ही मई में यात्रा शुरू होगी उससे कम से कम 1 महीने पहले ही ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप नहीं रुकना चाहते हैं बेस कैंप में, मंदिर के पास जाकर के रुकना चाहते हैं, तो जब आप केदारनाथ मंदिर के पास में पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे होटल और गेस्ट हाउस देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो आपको रूम मिलने वाला है वो थोड़ा सा महंगा देखने को मिलने वाला है। 2500 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक भी आपको रूम के चार्जेस देने पड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर भीड़ बहुत ज्यादा है तो कई बार भाई अनाप शनाप रेट 8000 10,000 रुपए तक भी आपको रूम मिल सकते हैं बाबा केदारनाथ मंदिर के आसपास। इसीलिए मैं सजेशन दूंगा कि आपको बेस कैंप में ही नाइट स्टे करना है। 400 रुपए से लेकर 500 रुपए या 600 रुपए में आपको बहुत आराम से प्रति व्यक्ति के हिसाब से रुकने की व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। इसके अलावा केदारनाथ मंदिर के पास में ही गढ़वाल मंडल निगम लिमिटेड का नंदी कॉम्प्लेक्स भी बना हुआ है, तो आप नंदी कॉम्प्लेक्स में भी नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 1200 रुपए से लेकर 1500 रुपए पर व्यक्ति के हिसाब से नाइट स्टे करने के चार्जेस देने पड़ेंगे। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा केदारनाथ मंदिर के पास में। अब बात करते हैं आपको दर्शन कैसे करने। अगर आप सुबह सुबह 5 बजे भी अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं सोनप्रयाग से, तो आप 5 बजे तक बाबा केदारनाथ मंदिर के आसपास पहुंच जाते हैं। तो आपको शाम के समय बाबा केदारनाथ धाम की आरती होती है उसमें शामिल हो जाना है। 6 साढ़े 6 बजे के आसपास आरती का समय होता है। आरती का जो नज़ारा होता है बहुत ही भव्य होता है, बहुत ही भव्य तरीके से बाबा केदारनाथ धाम में बाबा की आरती की जाती है। तो आपको इस आरती में शामिल हो जाना। आरती में शामिल होने के बाद वापस आपको बेस कैंप में नाइट स्टे करते हैं तो आपको बेस कैंप आ जाना। अगर आप वहीं मंदिर के आसपास आपने नाइट स्टे किया तो आपको वहीं पे नाइट स्टे कर लेना है। दूसरे दिन सुबह सुबह उठना है, आपको बाबा केदारनाथ धाम में जाके दर्शन करना है। दर्शन करने के लिए आपको सुबह सुबह कम से 4 से 5 बजे उठ जाना है और लाइन लग जाना है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो लाइन भी काफ़ी लंबी होती है, जिसमें 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है बाबा केदारनाथ मंदिर तक पहुँचने में। तो आप लाइन लगी जय बाबा केदारनाथ की जयकारे लगाते रहिए और कमेंट में भी आप जय बाबा केदारनाथ के जयकारे लगा दीजिए और आप पहुंचेंगे बाबा केदारनाथ मंदिर में। जाके ठीक सामने गर्भगृह में बाबा विराजमान है, दर्शन करिए, अपनी मन्नत मांगिए और वापस आ जाइए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से दर्शन करना तो वहाँ पे आप देखेंगे कि छोटे छोटे पुजारी भी टहला करते, तो आप उनको 2-4-500 रुपए दे देंगे तो आपको थोड़ा पहले ले जाके वो दर्शन भी करा देते हैं। इसके अलावा अगर बात करें प्रसाद में आपको क्या मिलने वाला है बाबा केदारनाथ मंदिर में, तो वहाँ पे आपको बहुत ही छोटी छोटी दुकानें देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आपको 251 रुपए से लेकर 500 रुपए के बीच में प्रसाद की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन आपको प्रसाद बहुत महंगा नहीं लेना है, 251 वाला ही ले लेना है। महंगाई का एक कारण ये भी कितनी ऊंचाई पे बाबा केदारनाथ का मंदिर बना हो तो चीज़ें वहाँ पर पहुँचते पहुँचते काफ़ी महंगी हो जाती। और अगर बात करते हैं खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं आपको मिलने वाली हैं, तो मंदिर के आसपास में आपको बहुत छोटे छोटे होटल देखने को मिल जाएंगे, जहां आप 200 रुपए से लेकर 250 रुपए में भरपेट खाना खा सकते हो। यहाँ पे जो आपको खाना मिलने वाला है बिल्कुल शुद्ध तरीके का होगा, दाल चावल सब्जी रोटी। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी का यहाँ पे खाना पानी देखने को नहीं मिलने वाला है। तो आपको यहाँ पे भरपेट खाना 250 रुपए से लेकर 300 रुपए में उपलब्ध हो जाता है। अब बात आती है कि केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद आपको और कहाँ कहाँ जाना है। तो केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद पड़ता है भैरव बाबा का मंदिर। तो अगर आप चाहें तो 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद भैरव बाबा मंदिर तक भी जा सकते हैं। तो भैरव बाबा मंदिर में जाके आप दर्शन करिए। दर्शन करने के बाद नीचे आ जाइए और मंदिर के ठीक पीछे भीमशिला भी अब है, तो आप जाके भीमशिला में भी दर्शन कर सकते हैं। ये वही भीमशिला है जब 2013 में बाढ़ आई थी तो मंदिर के पीछे आके रुक गई थी, जिसके कारण बाबा केदारनाथ मंदिर में कोई भी नुकसान नहीं किया गया था। इसीलिए अब ये शिला भी केदारनाथ में बहुत ही पूजनीय हो गई है। इसके अलावा यही केदारनाथ में आदिगुरु शंकराचार्य की एक मूर्ति भी लगाई गई, तो आप जाके ये मूर्ति भी देख सकते हैं और बहुत अच्छे से आप यहाँ पे फोटो शूट वगैरह भी करवा सकते हैं। अब बात आती है कि जब आप केदारनाथ की यात्रा पे जाएंगे तो आपको अपने साथ कपड़े कौन कौन से लेके जाने। कई लोगों को यह क्वेश्चन भी आता रहता है। तो भाई आपको बहुत अच्छे तरीके से उलन कपड़े रख लेने हैं, टोपी रख लेनी है, मफलर रख लेना है, ग्लव्स रख लेने हैं। ये जो आपको ठंडा की ये केदारनाथ मंदिर के आसपास बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाली, और अगर आप
केदारनाथ यात्रा स्टार्टिंग के समय में करते हैं, अगर आप बर्फबारी में फंस जाते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मतलब भर के आपको उलन कपड़े लेके जाना है और पूरी तरीके से अपनी तैयारी करके ही बाबा केदारनाथ धाम जाना है। और अगर आप सितंबर अक्टूबर में जाते हैं तो आप नॉर्मल तरीके से जा सकते हैं। इस समय आपको यहाँ पे बरसात देखने को नहीं मिलने वाली, और अगस्त और जुलाई में आपको केदारनाथ की यात्रा पे जाने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं आपको केदारनाथ की यात्रा की ट्रिप कितने दिन की प्लान करनी चाहिए। तो हरिद्वार पहुंचने के बाद आपको कम से कम 5 दिन की केदारनाथ धाम की यात्रा की ट्रिप प्लान करनी चाहिए, क्योंकि आप एक दिन हरिद्वार से सोनप्रयाग जाते हैं, सोनप्रयाग से दूसरे दिन केदारनाथ जाते हैं, तीसरे दिन आप सोनप्रयाग नीचे आते हैं, चौथे दिन पर आप हरिद्वार आते हैं, फिर चौथी नाइट स्टे आप हरिद्वार में करते हैं, और जिस दिन आप हरिद्वार पहुंचते हैं उस दिन भी आप एक नाइट का स्टे हरिद्वार में करते। तो आपको कम से कम 5 दिन का टूर प्लान लेके चलना है अगर आप केदारनाथ की यात्रा पे जाने वाले। और कई बार बरसात की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से एक दिन की यात्रा रुक भी जाती है, कई बार भारी जाम होता है, रास्ते भी बंद हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कम से कम 5 दिन की आपको ट्रिप प्लान करनी है। लेकिन जब आप हरिद्वार पहुंचते हैं, प्राइवेट टैक्सी करते हैं, तो प्राइवेट टैक्सी वाले आपको ये यात्रा 3 दिन में भी करा सकते हैं, लेकिन आपको अपनी ट्रिप 5 दिन की प्लान करके ही चलनी है। अब बात करते हैं उन भक्तों के लिए जो बाबा केदारनाथ की यात्रा बाई हेलीकॉप्टर करना चाहते हैं। तो हेलीकॉप्टर की सुविधा केदारनाथ यात्रा में 3 जगह से प्रोवाइड की जाती है। पहला है गुप्तकाशी, दूसरा है सिरसी, तीसरा है फाटा। इन तीनों जगह से बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। और अगर टिकट की बात करें तो आपको ऑनलाइन तरीके से इस वेबसाइट पर जाकर टिकट पहले से बुक करनी होगी। जैसे ही यात्रा की शुरुआत होगी, लगभग 1 से 1.5 महीने पहले ही आपको अपने हेलीकॉप्टर की टिकट की बुकिंग करानी पड़ेगी। और मैं इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आप जाकर डायरेक्ट लिंक क्लिक करके भी अपनी हेलीकॉप्टर की टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। और हेलीकॉप्टर में कई बार फ्रॉड भी देखा गया, तो आपको किसी भी थर्ड पार्टी से आपको अपने केदारनाथ यात्रा की हेलीकॉप्टर की बुकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर चार्जेस की बात करें तो अगर गुप्तकाशी से आप जाते हैं केदारनाथ धाम तक, तो इसके लिए आपको 7700 रुपये के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आप सिरसी या फाटा से हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं तो इसके लिए आपको 5500 रुपये से लेकर 6000 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा। और जो ये चार्ज है ये राउंड ट्रिप का होता है, मतलब आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं, 3 से 4 घंटे का आपको समय दिया जाता है, आप जाके दर्शन करिए, फिर वापस हेलीकॉप्टर से आप वापस आ जाते हैं। और इन तीनों जगह सभी भक्तों को रुकने के लिए आपको होटल, गेस्ट हाउस, रूम की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, चाहे वो सिरसी हो या फाटा हो या फिर गुप्तकाशी, तीनों जगह आपको रूम की सुविधा उपलब्ध मिल जाएगी, जहां पे आप 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए में बहुत अच्छे से नाइट स्टे कर सकते हैं। अब आखिर में बात करते हैं कि आपकी केदारनाथ यात्रा में कितना खर्च आने वाला है और कम से कम कितने खर्च में आप केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं। तो केदारनाथ की यात्रा आप हरिद्वार से शुरू करने के बाद हरिद्वार में जब खत्म करते हैं, इसमें आपका जो खर्च आने वाला है वो लगभग 4000 रुपए से लेकर 5000 रुपए के आसपास का खर्च आने वाला है। और जो ये खर्च मैं बता रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ कन्वेंस का खर्च है, खाने पीने का खर्च है और रहने का खर्च है, वो भी जब आप डोरमेट्री में नाइट स्टे करते हैं और बस से अपनी यात्रा करते हैं, तब जाके आपका एक खर्च 4000 रुपए से लेकर 5000 रुपए के आने वाला है। इसके अलावा अगर आप किसी प्रकार की खरीदारी करते हैं, घोड़े, खच्चर, पालकी से जाते हैं या फिर हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा करते हैं, ये जो सारे खर्च हैं आपकी यात्रा में जुड़ जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल है, आप 2024 में केदारनाथ की यात्रा पे जाने वाले हैं, तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका जवाब भी तुरंत ही दिया जाएगा। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज भारत के दर्शन पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां भी आपको तुरंत ही रिप्लाई दी जाएगी। इसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम पेज भारत के दर्शन पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव बराबर अपलोड होते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा केदारनाथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.